हो। ओके भाई, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, फटाफट मोड में आंसर देकर चलेंगे। अब बोलता है इसमें से 1951 में भारत का लिंगानुपात कितना था। देखो लिंगानुपात हमेशा 1000 पुरुषों पर औसतन महिलाओं की संख्या देखी जाती है, तो 943 रही है 2011 के हिसाब से, और 2001 के हिसाब से वो 933 थी, है ना भाई। लेकिन अगर हम बात करें 1901 के हिसाब से तो वो 972 थी, और जो कि बहुत अच्छी थी उस समय पर। लेकिन हमसे तो पूछ रहा है कि भाई आजादी के बाद जो पहली बार जनगणना हुई थी 1951 में, उसमें जरा बताओ हमारा लिंगानुपात कितना रहा था। तो यहां पर रहा था हमारा 946। 1951 की बात कर रहा है हमसे, 1951 के समय पर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है अमेरिका के संविधान से ली गई है। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, क्या लगाओगे। एक राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, संसदीय विशेषाधिकार, या फिर प्रतिषेधात्मक प्रादेश, या फिर मंत्रिमंडल प्रणाली। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। और ये हटाने की प्रक्रिया 124(4) और 124(5) में आपको देखने को मिल जाएगी, और 124 से लेकर 147 तक हमारा सुप्रीम कोर्ट देखने को मिल जाएगा आर्टिकल में, और संविधान के भाग 5 में ये आपको देखने को मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या है। इसका शुभांकर जरा बताइए। देखो ये 7वें नंबर का हुआ था, और ये 4 मई को शुरू हो गया था, पटना से शुरू हो गया था। इसका उद्घाटन हुआ था पटना में, फिर वहां पर 5 शहरों में हुआ, और खत्म कब हुआ, 15 मई को जाके ये खत्म हो गया था। अब बात है कि इसका शुभांकर था गज सिंह, और यहां पर सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं वो जीते हैं महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र यहां पर 58 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 158 पदक लेकर आया है। ओके, और उसके बाद 39 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 117 पदक हरियाणा लेकर आया है। और बिहार खुद कितनेवें नंबर पर रहा, अगर आपसे पूछा जाए तो बिहार 15वें नंबर पर रहा। बिहार 7 गोल्ड लेकर आया, टोटल 36 पदक लेकर आया है बिहार। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना किस वर्ष हुई है। जरा बताओ, बीएसई के बारे में हम देख रहे हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बीएसई। तो बीएसई बना है 1875 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा, है ना भाई। और अगर आपसे सेबी के बारे में पूछे क्या हमें सेबी बताओ, तो सेबी 1988 में बना है, और इसका हेडक्वार्टर भी आपको मुंबई के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन लगते हैं आपको। क्या आपको पंडित रमाबाई लगेंगी, या फिर आपको दुर्गाबाई देशमुख, या फिर गायत्री देवी, या फिर सरोजिनी नायडू। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1937 में इसकी स्थापना की गई है। 1937 में इसकी स्थापना की गई है दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर है बी। बोलता है झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, ये जरा बताओ किसने किया है। अगर हम देखें भाई 1857 की क्रांति आपको पता है उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई है, क्रांतिकारी शहर है। ओके, और यहां से कब शुरू हो गई थी, 10 मई को शुरू हो गई थी 1857 में। और अगर आप देखोगे 11 मई को ये दिल्ली पहुंच गए थे क्रांतिकारी। कहां पर पहुंच गए थे, दिल्ली पहुंच गए थे। अच्छा, अब बात ऐसी है कि भाई लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी, और जैसे ही ये ग्वालियर पहुंची, इनका सामना हो गया हीरोज की सेना से, और ये हार जाती है, और यहां पे शहीद हो जाती है। इनका साथ तात्या टोपे दे रहे थे। ओके भाई, बोलता है इसमें से टम्बल टर्न्स, ये जो शब्द है ये किस खेल से आपको संबंधित लगता है। जरा बताओ किससे लगेगा। क्या आप लगाओगे लंबी कूद है, साइकिलिंग है, तैराकी है, या फिर दौड़ है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम टम्बल टर्न्स की बात कर रहे हैं। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूल हो जाएगा। इसकी लंबाई आपको कितनी मिलेगी, 50 मीटर, और 25 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसमें 10 लेन होती हैं, और प्रत्येक लेन की चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। और हमारा राइट आंसर है तैराकी से। और तैराकी से तो और भी है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं बेस्ट स्ट्रोक इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ब्रेस्ट स्ट्रोक इसी से जुड़ा हुआ है, ब्रेस्ट स्ट्रोक ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई। ओके, और आपसे पूछा जाए बेस्ट स्ट्रोक हो गया, ब्रेस्ट हो गया, और बैक स्ट्रोक भी इसी से जुड़ा हुआ है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। लेन भी इसी से जुड़ा हुआ है, पूल भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे वर्ड इससे जुड़े हुए हैं। ओके भाई, बोलता है विवादों को सुलझाने के अलावा भारत में न्याय पंचायतों के पास आपको क्या शक्तियां देखने को मिलेंगी। अगर हम देखें गांव की कृषि का प्रबंधन, अपराधियों पर जुर्माना लगाना, बाध्यकारी अनुबंध जारी करना, ग्राम विकास के लिए कर लगाना, आपको क्या लगता है। देखो भाई, हम कह रहे हैं न्याय पंचायत जो होती है हमारी, है ना भाई, न्याय पंचायत। आपको पता है ग्राम पंचायत में से निकाल के कुछ लोगों को न्याय पंचायत में बिठा देते हैं।
अब उनका कार्य क्या होता है? अगर आप देखोगे अपराधियों पर जुर्माना लगाने की उनके पास शक्ति है क्या? बिल्कुल है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। पंचायतों को जो कानूनी दर्जा दिया गया था वो 73वां संविधान संशोधन 1992 से दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। एज अगेंस्ट ऑड्स, ये आपको किसकी आत्मकथा लगेगी जरा बताओ? क्या आप लगाओगे मैरी कॉम, दुती चंद, सानिया मिर्जा या फिर हिमा दास? भाई मैरी कॉम की तो अनब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल हो जाएगी ये तो, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे ये किसकी है, ये है सानिया मिर्जा की। और सानिया मिर्जा किससे जुड़ी हुई है? टेनिस की एक भारत की महान प्लेयर है। ओके भाई, अगर हम देखें कौन सा पहाड़ी दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है ये, तो कौन सा दर्रा आपको देखने को मिलेगा यहां पर सिक्किम में? देखो भाई, सिक्किम का जो बॉर्डर है वो नेपाल से लगता है, भूटान से लगता है और तिब्बत से लगता है। और अगर आप देखोगे यहां पर आपको नाथुला दर्रा देखने को मिल जाएगा, सेम एज आपको नाकुला भी देखने को मिल जाएगा, नाकुला, और सेम एज आपको जलेपला दर्रा भी यहां पर मिल जाएगा। तो ये आपको दर्राएं देखने को मिल जाती हैं। अगर हम देखें पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से मानक ऊंचाई आपको कितनी देखने को मिलेगी? जरा बताओ क्या लगाओगे पुरुष टीम के लिए? जो वॉलीबॉल के प्लेयर होते हैं वो 6-6 होते हैं प्रत्येक टीम में। और अगर आपसे पूछा जाए, ये आपका नेट हो गया, ठीक है भाई, पुरुष टीम के लिए ये कितना होता है? 2.43 मीटर पर होता है। महिला के लिए 2.24 मीटर पर आपको देखने को मिलेगा वुमेन्स के लिए, और मेंस के लिए इतना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो वॉलीबॉल नेट लगा है इसके साइड में यहां पर एंटीना लगा रहता है, और ये एंटीना 1.18 मीटर लंबा होता है, और ये सफेद और लाल रंग का होता है। कैसा? सफेद और लाल रंग का ये होता है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से पीली क्रांति आपको किससे संबंधित नहीं लगती है? मना कर देना है भाई। तिल से, सरसों से, चने से या फिर खाद्य तेल से, इसमें से कौन सी नहीं है? जरा बताओ क्या आप लगाओगे इसमें से? भाई अगर हम देखें, भाई देखो पीली क्रांति का संबंध किससे है? वो है तिलहन से। किससे हो जाएगा? तिलहन। अब ये जो तिलहन है यानी कि जिससे तेल निकाला जाता है ना भाई, तेल निकलता है, तेल निकलता है। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है भाई। भाई जैसे तिल, सरसों, खाद्य तेल, अब चने से थोड़ी ना तेल निकलेगा, उसको हटा दो यहां से आप। आ जाओ नेक्स्ट। 1951 में 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट जीतकर भारत का पहला एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक किसने हासिल किया था? जरा बताओ किसने जीता था यहां पर? अगर हम देखें, वो है जॉनी विस्लमर है, या फिर आप लगाओगे अर्जुन सिंह है, या फिर मिहिर सेन है, या फिर सचिन नाग है। आपको पता है 4 से 11 मार्च 1951 में दिल्ली में ही हुए थे ये एशियन गेम्स पहले, और इसमें 11 देशों के 489 प्लेयर आए थे हिस्सा लेने, और इसमें जापान जो था वो टॉप पर रहा था 24 गोल्ड मेडल जीत के, और 60 वो टोटल पदक लाया था। हमेशा ध्यान रखना रैंक गोल्ड मेडल से बनती है, जिसके ज्यादा गोल्ड मेडल वो टॉप पर, टोटल से नहीं बनती रैंक, ये ध्यान रखना, क्योंकि गोल्ड का मतलब होता है जीतना, समझ गए, और सिल्वर का मतलब होता है फाइनल में हार जाना, और ब्रॉन्ज का मतलब होता है सेमीफाइनल में ही हार जाना। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। अब इसमें जो भारत है, अगर आप देखोगे भारत ने कितने जीते? हाँ भाई, भारत ने यहाँ पर 15 गोल्ड जीते थे और 51 पदक लाया था, सेकंड पोजीशन रही थी। ओके भाई, अब जरा बताओ वो कौन है? सचिन नाग इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। ये बहुत ज्यादा अभी दिल्ली पुलिस में भी बहुत ज्यादा हिट रहे थे सचिन नाग, बहुत शिफ्ट में आए थे। अब अगर हम देखें अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई, मानदंड क्या है? अटल पेंशन योजना के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो अटल पेंशन योजना है कब शुरू हो जाती है? 2015 में शुरू हो जाती है। इसमें 18 से 40 के बीच के लोग पात्र हैं, और जब वो 60 साल के हो जाएंगे उनके खाते में पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 से 40 वाले। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ ली है? अब जरा बताओ क्या लगाओगे? किसके? आईसीजी, इंटर, है ना भाई, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कौन हो जाते हैं? परमेश शिवमणि हो जाते हैं, और ये 26वें नंबर के बने हैं। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? किसकी सीमा है जो नेपाल से नहीं लगती है? देखो नेपाल हमारे उत्तर में है, ये बात ध्यान रखो, और ये एक छोटा सा देश है, दो बड़े देशों के बीच में है, चाइना और इंडिया के बीच में।
जो भी कोई बड़े दो देशों के बीच होता है छोटा देश, उसको बफर स्टेट बोलते हैं। तो ये बफर स्टेट है और इससे हमारे 5 राज्य लगते हैं, जैसे कि उत्तराखंड लगेगा, जैसे कि यहां पर यूपी लग रहा होता है, जैसे कि बिहार लग रहा होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, जैसे कि सिक्किम। लेकिन असम यहां पर टच ही नहीं करता, इसको आप हटा दोगे। भारतीय दंड संहिता 1807 आईपीसी को निरस्त करता है। कौन सी चीज निरस्त करती है, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? क्या आपराधिक संहिता उन्मूलन विधेयक करता है, भारतीय न्याय संहिता विधेयक करता है, या फिर कानूनी सुधार संशोधन अधिनियम, या फिर भारतीय न्यायपालिका अधिनियम? कौन सी चीज करती है, इसको जरा बताओ इसमें से, है ना भाई। अगर हम देखें आईपीसी 1860 को, है ना भाई, आईपीसी अगर आप देखोगे 1860, इसकी जगह क्या आया है? इसकी जगह सर क्या आया है? भारतीय न्याय संहिता, यानी कि बीएनएस आई है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, बीएनएस आई है, ध्यान रखना। बीएनएस 2023 कब लागू हुई थी ये? अगर हम देखें लागू हुई है भाई, ये हुई है, अगर आप देखोगे ये 1 जुलाई 2024 को हुई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? भारतीय न्याय संहिता वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, खींच गए। कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? जरा बताओ कौन सा करेगा। देखो सबसे पहले ये 1924 में हुए थे, उस समय पर इनका नाम क्या था? अखिल भारतीय ओलंपिक गेम। क्या नाम था? अखिल भारतीय ओलंपिक गेम। अच्छा, फिर इनका नाम कब से चेंज हो गया? इनका नाम जैसे ये 9वें नंबर के 1940 में बॉम्बे में हुए थे ना, इनका नाम नेशनल गेम्स कर दिया गया था। क्लियर है। फिर उसके बाद 1947 के बाद, ये जो 1948 में हुए हैं आजादी के बाद, आजादी के बाद पहली बार इनको लखनऊ में करवाया गया। अच्छा, फिर ये मॉडर्न कब से हो गए भाई? आधुनिक कब से हो गए? सर ये जो आधुनिक हो गए थे ना, ये हो गए हैं 1985 से, दिल्ली से इनको मॉडर्न बना दिया गया। और अब जो ये 39 में होने जा रहे हैं ना 2027 में, ये मेघालय में होने जा रहे हैं। अच्छा, जो भी राज्य इसमें टॉप पर रहता है या जो भी टीम इसमें टॉप पर रहती है, उसको कौन सी ट्रॉफी मिलती है? अगर हम देखें, राजा भालिद्र सिंह ट्रॉफी मिलती है, राजा भालिद्र सिंह ट्रॉफी मिलती है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप, ये कौन था? जरा बताओ इसमें से कौन था, है ना भाई। जरा मैं देखूं, बताओ इसमें से कौन हो जाएगा एक, है ना भाई। जरा बताओ, अगर हम देखें चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप, आपको कौन लगता है ये कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम पीरियड देखो जरा, कि भाई वो है 375 से 415 ईस्वी के बीच का। ओके, और ये किसका बेटा था? समुद्रगुप्त का बेटा था। अब इसने, समुद्रगुप्त का ये बेटा था, इसने किसको हराया था? कौन से शक राजा को हरा दिया था? जरा बताओ। तो वो हराया था रुद्र सिंह तृतीय, इज द राइट आंसर, है ना। अच्छा, इसके पास शकारी की उपाधि इसीलिए थी, ये बात ध्यान रखना, शकारी। इसके पास विक्रमादित्य की उपाधि थी। ओके भाई, विक्रमादित्य की उपाधि। अच्छा चलो मैं और बताता हूं इसकी उपाधि। इसके पास देवगुप्त की भी उपाधि थी, इसके पास देवश्री की भी उपाधि थी। इतना डीपली आपसे कभी नहीं पूछेगा, टेंशन ना लो, ठीक है भाई। और इसके समय पर कौन आया था? फाहियान आया था। कौन आया था इसके समय पर? फाहियान आया था, वो एक चीनी यात्री था। बोलता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन था? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। शाबाश, कर सकते हैं। ये कौन सा है? क्या आलू है? नहीं, आलू तो नहीं है। क्या फिर सिरका लगाओ? सिरके में तो हम जानते हैं एसिटिक एसिड आपको देखने को मिल जाएगा, है ना भाई, एसिटिक एसिड आपको देखने को। क्या फिर टमाटर लगा सकते हैं? टमाटर और पालक में आपको ऑक्जेलिक एसिड मिल जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ है, जिसमें से महिला जनसंख्या कितनी है? देखो, चाहे तो आप 121.09 करोड़ बोल दो या फिर 121.1 करोड़ बोल दो। ओके भाई, और हमारे पास इसमें से 51.5% है पुरुषों की और 48.5% है महिलाओं की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको पता है, ये तो हम 2011 का आंकड़ा देख रहे हैं। अभी महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से आगे निकल गई है हमारे यहां पर। अगर मैं आपको औसतन एवरेज बताऊं, अभी देखो जनगणना तो नहीं आई है, लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से बताऊं तो 1000 पुरुषों पर इस समय लगभग हमारे देश में 1019 महिलाएं हैं। समझ गए? यानी कि महिलाओं की जनसंख्या आगे जा चुकी है, सेक्स रेशो सुधर चुका है। अगर हम देखें 1921 का मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह का नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें ये किस स्थान पर हुआ था, अगर हम देखें, देखो पहले आप ये जानो कि केरल की परिस्थिति क्या है भाई। ये है आपका केरला। यहां पे
अब केरल में ये जो किनारा है ना, इसको मालाबार बोला जाता है। अब इस मालाबार के किनारे पर यहां पर जो मुस्लिम रहते हैं उनको मोपला बोला जाता है। ये मुस्लिम सऊदी अरेबिया वाले क्षेत्र से आकर बसे थे प्राचीन काल में यहां पर, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो मोपला लोग हैं, ये हिंदू जमींदारों के है ना अगेंस्ट क्या करते थे, विद्रोह करते थे। अब इन्होंने एक विद्रोह कब किया है अगर हम देखें, वो किया है 1836 में पहला। दूसरा कब किया है, 1921-22 में किया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरला इज द राइट आंसर। आज नेक्स्ट पर बोलता है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, जरा बताओ। हर्षवर्धन के साम्राज्य की गड़बड़ ना करें, सोच समझ के आंसर करें। हर्षवर्धन जो था ना, ये पुष्यभूति वंश से था। पुष्यभूति वंश की नींव पुष्यभूति ने ही रखी थी। कहां पर रखी थी, थानेश्वर में रखी थी। थानेश्वर, ठीक है भाई। थानेश्वर कहां है, हरियाणा में। ओके, अब अगर हम देखें इसमें आगे जाकर एक प्रभाकवर्धन नाम का शासक आया। प्रभाकवर्धन के दो बेटे थे, एक तो था राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था, और एक था हर्षवर्धन। ओके भाई, हर्षवर्धन। तो प्रभाकवर्धन के बाद डायरेक्ट उसका बड़ा बेटा गद्दी पे बैठा, फिर उसके बड़े बेटे के बाद छोटा बेटा हर्षवर्धन गद्दी पे बैठा, और ये 606 से 647 ईस्वी के बीच में गद्दी पर बैठा। इसकी पहली जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर। बाद में बनी थी इसकी कन्नौज। तो हमारा राइट आंसर है थानेश्वर को लगाएंगे हम, ठीक है भाई। कन्नौज यूपी में पड़ता है। अगर हम देखें रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज आपको कहां पर देखने को मिलेगा, जरा बताओ क्या है। क्या मुंबई में या नई दिल्ली में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा। आरबीआई के लोगों को ट्रेनिंग देता है ये। आरबीआई के लोगों को क्या देता है, ट्रेनिंग। कब इसकी स्थापना हुई है, 1963 में। कहां पर मिलेगा, चेन्नई इज द राइट आंसर। बोलता है श्रीरंगम श्रीनिवास राव श्री जिन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मुख्य रूप से किस भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी हैं, जरा बताओ। तो वो लिखी है तेलुगु में। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है भाषा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख है, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें कैग की बात कर रहे हैं, कैग 148 से 151 में आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है ये पद, ये ध्यान रखना, कैग का जो पद है। और कैग अगर आप देखोगे अभी कौन है, संजय मूर्ति हैं। और ये कितने समय तक गद्दी पर बैठेंगे, या तो ये 65 की उम्र होने तक या फिर 6 वर्ष तक गद्दी पर बैठेंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी नियुक्ति के संबंध में कह रहा है। नियुक्ति आती है 148 में। उसके कर्तव्य किस में आएंगे, जरा बताओ। उसके कार्य और उसकी शक्ति वो किस में आएगी, 149 में आएगी। अपनी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही उसकी नियुक्ति करता है। तो ये अपनी रिपोर्ट 151 के द्वारा प्रेसिडेंट को दे देता है। समझ गए भाई, किसको दे देगा, प्रेसिडेंट को। बोलता है इसमें से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, जरा बताओ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। आपको पता है हमारी संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की बैठक होनी शुरू हो गई और संविधान लिखना शुरू हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। तो इस बीच में ही हमारा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने हमारा राष्ट्र ध्वज अपना लिया गया था, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आज भाई नेक्स्ट पर बोलते हैं नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है, जरा बताओ क्या हो जाएगा इसमें से। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या मिलेगी, भोजपुरी है, थारू है, हिंदी है, या फिर आप लगाओगे नेपाली है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, नेपाली वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना भाई। नेपाली इज द राइट आंसर। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन है, वो है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की आपको देखने को मिल जाएंगी। पहली बार कोई फीमेल वहां पर प्राइम मिनिस्टर बनी है। अगर हम देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, जरा बताओ किसको किया गया है। ये पुरस्कार 2022 में शुरू हुआ था, तो सबसे पहला किसको मिला था, मोदी जी को मिला। 2023 में जब आया तो ये किसको मिला, ये मिला था आशा भोसले जी को, ठीक है भाई। और अगर हम देखें 24 वाला किसको मिला था, ये अमिताभ बच्चन जी को मिला था। लेकिन अगर हम देखें 25 वाला किसको मिला है, वो कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। तो हमारा राइट आंसर ये है। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता, जरा बताओ, सोच समझ के आंसर करना। देखो भाई, हमारी जो ग्राम पंचायत है ये आपको किस आर्टिकल में देखने को मिल जाएंगी भाई, ये आपको देखने को मिल जाएंगी 40 के तहत। ये बोला गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करेगा कौन, करेगा, राज्य करेगा। और ये 40 आता है किसमें, डीपीएसपी में। तो राज्य इस पे ढंग में काम कर नहीं पा रहा था, क्योंकि डीपीएसपी राज्य सरकार को मिले होते हैं।
तो राज्य इनका पंचायतों का गठन कर नहीं पा रहा था। आगे जाकर 73वां संविधान संशोधन 1992 से इसको कानूनी दर्जा दे दिया, है ना भाई। अब जब कानूनी दर्जा मिल गया, अब तो पंचायतों का गठन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कौन सी चीज नहीं आती है जरा बताओ? पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष ये नहीं है, ठीक है भाई, इसको आप हटा दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? कौन सा मनाता है भाई, जरा बताओ। क्या लगाओगे? श्रीलंका, बहरीन, कंबोडिया या फिर बांग्लादेश मनाता है इसमें से? अगर हम देखिए 4 फरवरी को, 4 फरवरी 1948 को कौन आजाद हुआ था ब्रिटेन से? ब्रिटेन से जो आजाद हुआ है वो हुआ है श्रीलंका। हमारा ध्यान रखोगे, दक्षिणी देश है हमारे यहां से। कैसे पड़ेगा? हमारे दक्षिण में पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोलते हैं भारत की हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रारंभिक, है ना भाई, प्रायोगिक कार्यक्रम से हुआ था। इस तरह के पहले अभिक्रम का या फिर अभियान का नाम आप क्या देखते हो? ये यूं कह रहा है कि भाई हमारे यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले भी कुछ एक कार्यक्रम चले थे ताकि फसलों में वृद्धि हो, फसल अच्छी हो। तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम था? जरा बताओ, क्या लगाओगे? क्या आप लगाओ? ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम था, गहन कृषि जिला कार्यक्रम था, राष्ट्रीय बीज योजना थी, या फिर ऑपरेशन ग्रीन था? जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ये इतना ज्यादा हिट नहीं हुआ था जितनी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी। देखो, आप रिवॉल्यूशन किसी के नाम के आगे जोड़ोगे तो भाई नेक्स्ट लेवल है। जैसे अभी मान के चलो जेनजी लोग हैं इंडिया के, कोई रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं तो रिवॉल्यूशन के नाम पे मतलब एक क्रांति एक बड़े लेवल पर होती है, समझ गए? बड़े लेवल पर लोग इकट्ठा होते हैं, बड़े लेवल पर काम करना शुरू होता है कि हाँ भाई ये हमारा टारगेट है, हमें अचीव करना है। अब अगर हम देखें रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जरा बताइए। ये जो रामकृष्ण मिशन है, पहली बात तो रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे है ये, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है भाई। ये कौन थे भाई? ये एक आध्यात्मिक, है ना, संत थे। ये एक आध्यात्मिक संत थे, ऐसे आप ध्यान रखोगे, है ना भाई, आध्यात्मिक संत थे। और इनका जन्म कब हुआ? 1836 से 1886 के बीच में रहे हैं। क्लियर हो जाएगा? इनका जन्म हुआ था हुगली में। ये हुगली कहां पर पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी, और वो कब करी थी? 1897 में। उसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो कहां है? बेलूर मठ में है। ये बेलूर मठ कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, कोलकाता के पास। बोलते हैं बाघ गुफाएं, जिन्हें बौद्ध भित्ति चित्र कहते हैं। अब जरा बताओ क्या लगाओगे? जिनमें बौद्ध भित्ति चित्र भी हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको देखने को मिल जाएंगे? ये भित्ति चित्र क्या होता है भाई? मान के चलो कोई केव है, कोई गुफा है, गुफा के अंदर हो रही पेंटिंग को बोलते हैं भित्ति चित्र, ठीक है भाई। अगर हम देखें बाघ की गुफाएं जिनमें बौद्ध भित्ति चित्र है, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चित्र बने हुए हैं गुफा के अंदर, ये भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिलेंगी? जरा बताओ कहां पर है? क्या हम इन्हें मध्य प्रदेश के अंदर लगा सकते हैं? एमपी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? जरा बताओ। देखो भाई, ये हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख रहे हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में पहली बार आया था। कब आया था? पहली बार। और पहली बार किसने तैयार करा था? महबूब उल हक और ध्यान रखोगे अमर्त्य सेन, इन दोनों ने तैयार किया। अब बात ऐसी है कि एचडीआई को कौन यूएनडीपी रिलीज करता है, ये जारी करता है? यूएनडीपी 1965 में बना है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब अब ये 2025 का लाए हैं तो ये 2023 के आधार पर लाए हैं डाटा। इसमें 130 पर है भारत। कितने देशों में से? 193 देशों में से। ओके भाई, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा? शाबाश। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि वैज्ञानिक है जिसने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? जरा बताओ कौन हो जाएगा इसमें से? वो कौन है? सी सुब्रमण्यम है, मोकाम्बू संपाशिवन है, विक्रम साराभाई है, वर्गीज कुरियन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1940 से 1950 के बीच में मैक्सिको में शुरू हुई थी। कहां हुई थी? मैक्सिको में शुरू। और अगर हम देखें इसके जो डायरेक्टर है, निर्देशक है पूरी दुनिया में, वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। कहां के हैं? यूएसए के हैं। 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है इनको। अच्छा, ये जो नाम आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये विलियम गॉड ने दिया था, है ना भाई, विलियम गॉड ने। ओके, अगर हम देखें भारत में इसका ट्रायल रखा गया 1960 से 1963, यानी कि चेक की गई कि कैसी चलेगी ये। तो हमारे यहां सफल रहा ट्रायल। 1965 में हमने इसकी स्थापना कर दी। अब स्थापना के समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे शास्त्री जी,
और शास्त्री जी कब बने थे? 1964 से 1966 के बीच में हमारे दूसरे पीएम। और स्थापना के समय पर तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966 के बीच में। अब क्या हुआ, स्थापना के बाद 1966-67 में इसकी शुरुआत हो गई। किस रीजन से हुई थी? पंजाब के रीजन से। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, है ना भाई, और उत्तरी राजस्थान, इसको बहुत लाभ हुआ इससे, ठीक है भाई। और अगर हम देखें मोकाम्बू संपासेवन, यानी कि ये एमएस स्वामीनाथन के बारे में बोल रहा है, ठीक है भाई। एमएस स्वामीनाथन भारत में इसका जनक बोला जाता है इनको, और इनको 2024 में आफ्टर डेथ भारत रत्न दिया गया था। गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन से, और चावल का उत्पादन स्थिर रहा था, और उसके बाद दाल का उत्पादन घट गया था। तो आपसे पेपर पूछ लेता है कि घटा किसका है, ये ध्यान रखना, ओके भाई। बोलते हैं कौन सा देश 2025 फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा, जिसमें दुनिया भर के शीर्ष फुटबॉल क्लब भाग लेंगे। क्लब की बात कर रहा है, क्लब का विश्व कप है। और ये कब हुआ है? ये हुआ है जून जुलाई में, जून जुलाई 2025 में हुआ है, और ये यूएसए में हुआ है। और इसको कौन जीत गया है, बताओगे आप? कौन जीत गया इसको? क्या चेल्सी जीत गया या फिर कोई और जीत गया है? तो जरा बताना आप, ठीक है भाई, चेल्सी जीत गया इसको। बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य में एरागुड़ी शिलालेख है? जरा बताओ क्या लगाओगे? एरागुड़ी शिलालेख। देखो, शिलालेख, पत्थर के शिलालेख गढ़वाना किसने शुरू करा था? सम्राट अशोक ने, है ना भाई। किसने? सम्राट अशोक ने। तो ये सम्राट अशोक का है, ध्यान रखना, है ना भाई। यानी कि ये मौर्य काल का है एरागुड़ी शिलालेख। कहां मिल जाएगा? आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, ओके। बोलते हैं राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा में कहां मिलेगा आपको? उड़ीसा के कटक में। कहां पर है? कटक में। और कटक आपको महानदी के डेल्टा पर बसा हुआ है, महानदी के डेल्टा पर बसा है। ध्यान रखना, एक अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन आ जाता है यूपी पुलिस में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार प्रायद्वीप पठार की नहीं है? जरा बताओ। देखो, हमारे यहां पर ना दो ही प्रकार की नदी है, या तो इस प्रायद्वीप पठार पर बह रही हो वो, या फिर हिमालय से आ रही होगी। हिमालय से आ रही होगी तो नई नदी होगी, जवान नदी होगी, और इस क्षेत्र पर बह रही होगी तो बूढ़ी नदी होगी, स्लो स्लो बह रही होगी, और बरसात के समय पर बहेगी इस एरिया वाली, और वो 12 महीने बहती है। अब जरा बताओ कौन सी है? यमुना है, ठीक है भाई। कौन सी हो जाएगी? यमुना। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1995 में हुई है? जरा बताओ, क्या आप लगाओगे इसमें से? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष? नहीं सर, ये तो 1944 में बना है, और वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, अमेरिका में, है ना। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन 1919 में बना है, और इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और सर विश्व बैंक 1944 में बना है, वॉशिंगटन डीसी में आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। तो ये कौन सा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यस, 1 जनवरी 1995 को बना है, और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, किसकी जगह आया था विश्व व्यापार संगठन? गेट की जगह आया था, गेट। मकर संक्रांति के दौरान मनाए जाने वाला पोंगल त्योहार का उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? भाई, मकर संक्रांति जो आती है जनवरी में, उस समय पर तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं। पोंगल को 4 हिस्सों में हम बांटते हैं, यानी कि ये 4 दिन मनाया जाता है। जैसे कि पहले दिन भोगी पोंगल मनाया जाता है, ठीक है भाई। दूसरे दिन थाई पोंगल मनाया जाता है। थाई पोंगल को सूर्य पोंगल भी बोला जाता है, और ये सूर्य को ही समर्पित है पूरा ही त्योहार। उसके बाद मट्टू पोंगल मनाया जाता है, उसके बाद कन्नुम पोंगल मनाया जाता है। तो हमारे ये 4 दिन है, कहां पर? तमिलनाडु के अंदर, है ना भाई। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय तबला वादक को 1957 में ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था? जरा बताओ कौन है? क्या पंडित रविशंकर है, चतुरलाल है, जाकिर हुसैन है, अल्लाह रखा है? जरा बताओ। अब देखो, इसमें से जो रविशंकर है ये तो सितार बजाते हैं, तो एक ऑप्शन तो हमारा वैसे ही अलग हो गया। बाकी जो 3 है ये क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं, ओके। इनमें से भी हमारे पंडित चतुरलाल आ जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। बोलते हैं भारत के कर्नाटक राज्य में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? जरा बताओ, क्या आप लगाओगे पंजाबी है, फिर आप लगाओगे बंगाली है, फिर कन्नड़ा है, फिर हिंदी है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? हिंदी और अंग्रेजी के अलावा। तो हमारा राइट आंसर है कन्नड़ा, यानी कि कन्नड़ भाषा इज द राइट आंसर, ओके भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस टीम ने महिला टी20 विश्व कप 2024 जीत लिया है? महिला टी20 विश्व कप जीता है न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 32 रन से। कहां पर हुआ था? यूएई में हुआ था, 2024 में हुआ था। होना ये बांग्लादेश में था, बांग्लादेश का हिसाब थोड़ा खराब था, इस वजह से वहां हुआ यूएई में। भारत के 2011 की जनगणना ये कितने चरणों में हुई है? जरा बताओ क्या लगाओगे? 2011 की जनगणना थी 15वें नंबर की, और इसमें 29 सवाल थे। कितने सवाल पूछे गए थे आपके घर पे आके?
29 सवाल पूछे गए थे और इस बार लगभग हो सकता है कि 32 सवाल आपसे पूछे जाएं, कुछ एक्स्ट्रा। और ये 2 फेजेस में हुई थी, 2 चरण में हुई थी, है ना भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखना। अगर हम देखिए जनगणना आयुक्त कौन थे उस समय पर, है ना भाई, जनगणना आयुक्त वो थे सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, है ना भाई। अच्छा, बता सकते हो कि 1881 में जो जनगणना हुई थी, जहां से हमारी नियमित और दशकीय जनगणना मानी जाती है, वहां पर हमारे जनगणना आयुक्त कौन थे? कौन बच्चा बताएगा? निम्नलिखित में से किसने छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी ये पुस्तक लिखी है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। वो है जिनको 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है। अर्थशास्त्र में क्या मिला है? इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभिजीत बनर्जी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सीता इन इलेस्ट्रेट रिटेलिंग ऑफ द रामायण ये पुस्तक लिखी है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। WC प्लाडेन वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा इसमें से? देवदत्त पट्टनायक इज द राइट आंसर। बोलता है इसमें से ये कौन है जो रिपन लिख रहा है? कौन था वो? रिपन तो उस समय पर क्या था? हमारा भारत का, है ना, वायसराय था उस समय पर रिपन। जो आप आंसर कर रहे हो गड़बड़ हो जाएगी। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा कब आई थी? ये यूं कह रहा, पहला HDI जो आया था हमारा 1990 में, उसके बारे में बात कर रहा है। बस किसने निकाला था ये भाई? UNDP ने। आज भी UNDP ही रिलीज करता है, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 2022 तक निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी एशियाई खेलों की मेजबानी नहीं करी? उसने देखा ही नहीं है कैसे होती है मेजबानी एशियन गेम्स की। चाइना, जापान, पाकिस्तान या फिर आप लगाओगे दक्षिण कोरिया। सबसे पहले कब हुए थे? 1951 में, और ये दिल्ली से ही शुरू हुए थे, भारत के दिल्ली से ही शुरू हुए थे, ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे 1982 वाले जो 9वें नंबर के थे, वो भी भारत में ही हुए थे। तो भारत ने तो 2 बार कर रखी है, चाइना ने भी, जापान ने भी, दक्षिण कोरिया ने भी, पाकिस्तान ने। सोचने वाली बात है कि एशियन गेम्स की कभी होस्टिंग ही नहीं मिली उसको। सोचो, यानी कि हमसे पुरानी वाली जो पीढ़ी थी वो कितनी समझदार थी, क्या उधर तो करवाने ही नहीं है, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बोलते हैं इसमें से खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? वो कौन सा? जकार्ता, हैग, जिनेवा या फिर आप लगाओगे रोम, है ना। जैसे पता है आजकल क्या होता है, आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो अपने दादे परदादे के पास उठते बैठते हैं नहीं, है ना पिताजी के पास ज्यादा उठते बैठते हैं। लेकिन जब वो बाहर जा रहे होते हैं, उनके साथ अननेसेसरी कोई चीज हो रही होती है, तो वो कह रहे होते हैं अच्छा यार ऐसे भी हो जाता है, बताओ यार कितना धोखा है, कितना बुरा हो जाता है मेरे साथ। लेकिन जब आप दादे परदादे के पास अपने उठोगे बैठोगे ना, तो वो इन चीजों को पहले ही आपको समझाएंगे। क्या आप जब यहां जाओगे तो ऐसा होगा, वहां जाओगे तो वैसा होगा। तो आप पहले से अवेयर हो जाओगे, एक सही नागरिक बन जाओगे। वो आपको अपना एक्सपीरियंस आपके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन आप उस एक्सपीरियंस को नहीं लेते, आप सोचते हैं अरे यार ये लोग क्या जाने आजकल की चीज, हम तो सोशल मीडिया वाले बंदे हैं। देखो, हर जनरेशन के पास कुछ चीज एक्स्ट्रा होती है। जब उनकी जनरेशन आई थी तो पिछले वालों से कुछ एक्स्ट्रा लेकर आई थी। तो क्या वो अपनी पुरानी जनरेशन को बेवकूफ बोल दे? नहीं, वो एक्सपीरियंस लेना सीखो उन लोगों के पास बैठ के। वो तुम्हें समाज का, देश का, विदेश का सब बारे में बताएंगे। और वैसा ही ना हो आगे चल के तो फिर बताना, समझिए। बोलते हैं खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय जरा बताओ आपको किस शहर में मिलेगा? ये आपको मिलेगा इसमें से रोम, इटली में। 1945 में इसकी स्थापना हुई है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। ये आपको कहां में देखने को मिलेगा? इटली, रोम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं इसमें से हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार भारत में गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। एक सर मनरेगा का नाम बदल चुका है, हाँ भैया बदल गया है, है ना। आ जाओ इधर, पोष अमावस्या या फिर आप लगाओगे पोष पूर्णिमा या फिर आप लगाओगे कार्तिक अमावस्या या फिर कार्तिक पूर्णिमा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्तिक पूर्णिमा इज द राइट आंसर। ओके, कौन सा हो जाएगा? एक कार्तिक पूर्णिमा वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये कब आती है? अक्टूबर नवंबर के समय पर आती है। कब आती है? अक्टूबर नवंबर के समय पर आती है कार्तिक महीने की पूर्णिमा। उसी पे गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, ध्यान रखना। इस बार 5 नवंबर को आई थी 2025 में। कौन से भारतीय दिग्गज खिलाड़ी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं? जरा बताओ, टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। क्या हम लिएंडर पेस लगा सकते हैं, है ना भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 1996 का जो ओलंपिक था ना, जो एटलांटा में हुआ था, है ना भाई, एटलांटा में। वहां पर इन्होंने क्या जीता था? वो जीता था इन्होंने ब्रॉन्ज। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, शाबाश, बहुत अच्छे।
बोलता है भारत में मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भाई मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में तो थे नहीं, इनको तो बाद में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 से, है ना भाई। वो शुरू में 10 जोड़े गए थे यूएसएसआर से लेकर, फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 से हमने एक और खुद से जोड़ लिया, तो हमारे पास कितने हो गए टोटल 11 हो गए। अब जरा बताओ इनमें से आपको कौन सा एक कथन सही नहीं लगता है, चलो देखते हैं। सामान्य भाईचारे को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना लोगों में, यह भी बिल्कुल ठीक है। ग्राम पंचायतों का आयोजन करना, यह इसमें नहीं है, ठीक है भाई, इसको आप हटा दोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश से करवाया था, जरा बताओ किस वंश से करवाया। चंद्रगुप्त सेकंड, इसके बारे में अभी हमने देखा था, 375 से 415 ईस्वी के बीच में गद्दी पर बैठा था। इसके पास शकारी की भी उपाधि थी क्योंकि इसने शकों को हरा दिया था, ओके भाई। और इसके पास किसकी, विक्रमादित्य की भी उपाधि थी, विक्रमादित्य की। देवश्री और देवगुप्त की उपाधि भी थी इसके पास। फाहियान इसी के समय पर आया था भारत चाइना से। अब इसने क्या काम किया, वाकाटक वंश के नरेश से अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी करवा दी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बोलता है बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का आपको एक क्या लगता है, क्या ये चित्रकारी रूप है, संगीत रूप है, मूर्तिकला रूप है या फिर नृत्य रूप है, जरा बताओ इसमें से क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नृत्य रूप वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, दशरथ, संप्रीति, कौन बैठा था इसमें से। भाई देखो अगर आप देखोगे सबसे पहले जो इस वंश में था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की नींव रखी थी। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो गद्दी पर आया वो बिंदुसार आया था। बिंदुसार के बाद जो आया था वो सम्राट अशोक आया था। सम्राट अशोक के बाद जो आया था वो दशरथ आया था, है ना भाई, दशरथ, क्लियर हो जाएगा। और इनमें जो आखिरी था वो था बृहद्रथ, याद रखोगे कौन सा था, बृहद्रथ। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम बताओ जरा, ठीक है भाई। हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो ये है हमारा पृथ्वी का साउथ पोल नीचे का, और इधर आपको अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलता है। यहां पर पहला जो हमारा स्थायी था वो कौन सा था, दक्षिण गंगोत्री, 1983-84 में बन गया था, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। दूसरा कौन सा बना था, मैत्री, कब बना था, 1988-89 में, और ये चालू है। फिर कौन सा बना था, भारती, और ये बना था 2012-13 में, ये भी चालू है, यानी कि ये दोनों चालू हैं। अब 2029-30 तक सरकार क्या बना देगी, मैत्री 2 बनाने जा रही है, मैत्री 2, जिसमें 90 से ज्यादा लोगों के रुकने की व्यवस्था होगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, मैत्री। वार्षिक साहित्यिक सम्मेलन नर्मदा साहित्य सम्मेलन का तीसरा संस्करण 2025 में कहां आयोजित किया जा रहा है, जरा बताओ ये कहां आयोजित किया जा रहा, क्या लगाओगे आप इसमें से आंसर, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे कर सकते हैं। उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम या फिर आप लगाओगे भोपाल, जरा बताओ ये कौन सा है, कौन सा है, वार्षिक साहित्य सम्मेलन है, यानी कि हर साल होता है, ओके। नर्मदा साहित्य मंथन इसका नाम है और इसका तीसरा संस्करण है, और 2025 में कहां आयोजित किया जा रहा, तो ये हुआ इंदौर में, ठीक है भाई, सबसे स्वच्छ शहर में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। बोलता है इसमें से गिर राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली नदी आपको कौन सी देखने को मिलेगी। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भाई, जहां पर आपको एशियाई शेर मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एशियाई शेर मिलते हैं, ओके। और अगर हम देखें वहां से हिरन नदी होकर बहती है, कौन सी, हिरन नदी होकर बहती है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, किसकी सहायक है ये, शत्रुंजी की सहायक है, शत्रुंजी की सहायक आपको देखने को मिलेगी। अभी आपकी ऐप पर रिवर्स ही चल रही है, ऐप पर आपकी सिंधु और उसकी सहायक नदी और सिंधु समझौता ये तो हो चुका, अब उसकी आगे की गंगा पर चले हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियों को देखेंगे। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल में अन्य 3 की तुलना में अलग कृषि मौसम में उगाई जाती है, जरा बताओ क्या लगाओगे, क्या आप लगाओगे कपास, जूट, मक्का, या फिर आप लगाओगे इसमें से सरसों हो जाता है, कौन सी हो जाएगी भाई। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कपास, जूट, मक्का, ये कब की है, ये तो खरीफ की है ना भाई, और तो हमें कौन सा देखने को मिलेगी, सरसों, ये तो रबी की है, सर्दी की है। आपने खेतों में खड़ी हुई भी देखी होगी इस समय पर सरसों, सर्दी के समय पर। कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है ना भाई। और इसको कब काटा जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे।
बोलते हैं सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले भारतीय कौन बन गए हैं, जरा बताओ कौन बन गए हैं सबसे ज्यादा। अगर हम देखें कौन बन गए, भारतीय नहीं है, बस ऐसे ही पूछा सबसे ज्यादा कौन बन गए हैं, वो कौन है, जैमे फारिया या फिर नोवाक जोकोविच या फिर सेरेना विलियम्स या फिर रोजर फेडरर बन गए हैं, जरा बताओ। 430 से ज्यादा मैच उन्होंने खेल लिए हैं, इसके अंदर खेल लिए, ग्रैंड स्लैम के अंदर खेल लिए हैं, तो वो कौन बन गए हैं, नोवाक जोकोविच बन गए हैं। कितने ग्रैंड स्लैम खिताब है उनके पास, 24 खिताब है। ओके भाई, पुरुषों में सबसे ज्यादा है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको कहां पर मिलेगा, सबसे ऊंचा वाटरफॉल। देखो ये है आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा वेनेजुएला। वेनेजुएला देश के अंदर आपको एंजिल जलप्रपात मिलेगा और ये 979 मीटर ऊंचा है, तो लगभग आप 1 किलोमीटर बोल सकते हो इसको। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा करी कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी, जरा बताओ किसने करी थी ये घोषणा। अगर हम देखें, क्या आप लगाओगे, नेहरू जी ने, वेवेल ने, माउंटबेटन ने या फिर एटली ने। देखो क्या था, एटली ना लेबर पार्टी से थे। कौन सी, लेबर पार्टी। आपको लेबर पार्टी ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में चलती हुई बहुत मिल जाएगी, समझ गए। तो लेबर पार्टी से 1945 में ये प्रधानमंत्री बने, 1951 के बीच में कौन बने थे, एटली। अब एटली ने क्या काम किया, 20 फरवरी को यह घोषणा करी थी कि जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। इसी इरादे से उन्होंने यहां पर माउंटबेटन को भेजा था। माउंटबेटन यहां पर फरवरी 1947 में ही आ गया और माउंटबेटन ने बहुत फुर्ती दिखाई, इसने काम कर दिया अगस्त 1947 तक ही, समझ गए, अगस्त 1947 में ही आजाद कर दिया। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये एटली ने घोषणा करी थी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, है ना भाई। एक बच्चा कह रहा है जोग जलप्रपात भी हो सकता है, क्यों हो सकता है भाई, जोग की तो सिर्फ ऊंचाई ही 253 मीटर है, वो तो भारत का भी सबसे ऊंचा नहीं है जोग। कुंचिकल है भारत का सबसे ऊंचा 455 मीटर पर। ठीक है भाई, कुंचिकल और जोग दोनों ही कर्नाटक के शिमोगा में आपको मिल जाएंगे। बोलता है केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है, तो जरा बताओ क्या लगाओगे, वित्त आयोग का चेयरमैन, उसका अध्यक्ष किसको बनाया, तो वो बनाया अरविंद पनगड़िया को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें अभी कौन सा चल रहा है, अभी तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह हो जाएंगे। 16वां कब से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, 16वां वित्त आयोग, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है, जरा बताओ किसको बनाया है, सेक्रेटरी पूछ रहे हैं तो ऋत्विक रंजनम पांडे इज द राइट आंसर। 5 नए जिले के निर्माण के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कितने कुल जिले हो गए, जरा बताओ। अगर हम देखें हमारे पास देखो 2 तो थे ही, 2 के साथ साथ अगर आप देखोगे और, ठीक है भाई, वो कितने आ गए, 5 और आ गए। 2 तो कब थे, जब 2019 में ये एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना था तब से थे, और 5 आए हैं 2024 सितंबर में, तो टोटल 7। तो हमारा राइट आंसर क्या है, 7 इज द राइट आंसर। ओके भाई, बोलते हैं भारत के योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष आपको कौन लगते हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, या फिर मैं ये बोलूं कि आखिरी पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष बताओ, यानी कि 2012 से 2017 के बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी थी, उसके उपाध्यक्ष बता दो। ठीक है भाई, या फिर योजना आयोग के उपाध्यक्ष बता दो, कौन है, वो है मोंटेक सिंह अहलूवालिया इज द राइट आंसर। ओके भाई, आखिरी वाली 2012 से 2017 के बीच में पंचवर्षीय योजना थी 12वें नंबर की, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। दक्षिण अफ्रीका के बाद G20 का अगला अध्यक्ष जरा बताओ किसे बनाया गया। ठीक है भाई, और ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर